नमस्कार बच्चों। बीए थर्ड ईयर की अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर आधुनिक उभरती प्रवृत्तियाँ, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में किन किन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, क्या नवीन प्रवृत्तियाँ विश्व के सामने आई, इन सब को हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देखा जाए तो 19वीं जो शताब्दी थी वो यूरोपीय प्रभुत्व पर आधारित थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस समीकरण में काफ़ी परिवर्तन आया। साम्राज्यों का पतन हुआ, उपनिवेश व्यवस्था समाप्त हुई, राष्ट्रीय राज्य बड़े संघ के रूप में इकट्ठे हुए और ऐसी बहुत सी प्रवृत्तियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिली। जब हम इन प्रवृत्तियों को देखते हैं तो सबसे पहली प्रवृत्ति जो हमारे सामने आती है वो है यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अर्थात 1940 के पूर्व या 45 के पूर्व जो व्यवस्था थी उसमें यूरोपियन राष्ट्रों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन्हीं का प्रभुत्व था और उस काल को यूरोपियन काल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में बहुत अधिक तकनीकी प्रगति हुई, यूरोप बहुत अधिक आगे बढ़ गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ बनकर रह गई और विश्व का जो संतुलन है, विश्व को बैलेंस करने का जो पावर है वो दो शक्तियों में आ गया। पहली थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। दूसरा बिंदु हम देखें, दूसरे बिंदु की यदि हम क्या हुआ दूसरे बिंदु की हम बात करें तो दूसरा बिंदु है परमाणु युग का सूत्रपात। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बम बरसाने से हुई और तभी से परमाणु युग का सूत्रपात हो गया। ये मान लिया गया कि जिसके हाथ में परमाणु शक्तियाँ हैं वही विश्व पे राज करेगा। तो उसके बाद युद्धों की आणविक पावर की एक दौड़ सी स्टार्ट हो गई और सबको ऐसा लगा कि यदि हमारे हाथ में परमाणु शक्तियाँ हुई तो हम पूरे विश्व पे शासन कर सकते हैं। इसीलिए मैक्स लर्नर के द्वारा इसे अतिमारकता का युद्ध कहा गया, जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने वाले पक्षपात्र, जेट विमान, नाभिक के बम फेंकने वाले विमान, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान और पनडुब्बियाँ थीं। भू उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकरणों की सूची में जोड़े जा सकते हैं। इन सब के होने से पूरे विश्व पे हमेशा यह संकट विद्यमान रहा कि यदि कभी भी युद्ध हुआ और परमाणु हथियारों का यदि उपयोग हो गया तो पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है। तीसरा मुख्य बिंदु जो हमें देखने को मिलता है वो है एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चूँकि ब्रिटेन, फ्रांस द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ बनकर रह गई थी, तो इनके जो उपनिवेश थे वो धीरे धीरे इनके हाथ से निकलने लगे। चाहे भारत हो या हम अफ्रीका और एशिया के बहुत से राष्ट्रों को देखें तो उन सभी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्रता प्राप्त की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उन्हें ये भान था कि अब हमें किसी के भी अधीन नहीं रहना है, तो उन्होंने अपने अलग ही गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और उसी पे ये चले। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में जागरण हुआ, बहुत अधिक मात्रा में राष्ट्र स्वतंत्र हुए और संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई। चौथा बिंदु हम देखते हैं उभरती प्रवृत्तियों में, तो वो है साम्यवाद का विस्तार। बच्चों, आपको पता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करने को रूस को ये था कि मैं पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करूं। चीन में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो चीन और रूस विश्व में दो ऐसे राष्ट्र थे जो साम्यवादी राष्ट्र थे, तो साम्यवाद का प्रसार करना इन दोनों राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य हो गया।
पहले तो यूरोपियन राष्ट्रों ने साम्यवाद का विस्तार होने से रोक के रखा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चूँकि यूरोपीय राष्ट्र शक्तिहीन हो गए तो साम्यवाद का विस्तार दिनों दिन बढ़ता ही गया। और चूँकि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र निर्धन थे और अविकसित थे, तो ऐसे देशों में साम्यवाद का विस्तार बहुत अधिक होने लगा। अगली जो विशेषता देखने को सामने आती है वो है सैनिक गुटबंदी। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ग्रुप बट चुका था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रुप था और एक सोवियत संघ का ग्रुप था। तो इन दोनों ग्रुप में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की प्रतिद्वंदिता लगी हुई थी। इसी कारण सैनिक गुटबंदियाँ होने लगी। बहुत सी सैनिक संगठन बने, जैसे 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो आदि सैनिक संधियाँ अस्तित्व में आई। अगला जो बिंदु है जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है शीत युद्ध। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि विश्व की दो महान शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इसमें विश्व पे प्रभुत्व जमाने की, विश्व में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की जो नीतियाँ थी, उसी ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कैसे किया जाए, इनको लेके इनमें जो प्रतिद्वंदिता थी, उसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया। शीत युद्ध को हम बहुत अधिक विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज आप इन 6 जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको लिखें। इसके आगे के पॉइंट हम अगली क्लास में करेंगे। आप इनको देखें, समझें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हो गई? रुक गई, रुक क्यों नहीं रही है?